दिस इज हरिओम पांडे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स 2.0 बाय पांडे जी पर। अगेन एक अच्छी जबरदस्त टॉपिक के साथ आप सभी लोगों के सामने हूँ। लास्ट तक टिके रहिएगा, अंत तक देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है इस लेक्चर के अंदर आप सभी बच्चों को। उससे पहले हम शुरू करते हैं, जैसा कि हर लेक्चर में करते हैं, जबरदस्त मोटिवेशनल शायरी के साथ, ताकि एंड तक आपके मन में जोश और जुनून बना रहे पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। कहते हैं कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, बस लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, बस लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। और अगर सच्चे दिल से चाहो तो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमने प्रीवियस लेक्चर में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को पढ़ा और कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला वगैरह हमने डिराइव किया सिंपल और वेक्टर फॉर्म के अंदर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, उसके ऊपर बेसिस कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। बिल्कुल बेसिक से टफ लेवल तक हम जाने वाले हैं इस फोर्स, क्योंकि कहने में तो एनसीईआरटी बड़ा छोटा सा टॉपिक है, पर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस की वेराइटीज की बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन सकते हैं। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत मोटा छोटा खोटा आपकी स्क्रीन पे ही है, बहुत सोच के बताइएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 आज हम बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द मिनिमम फोर्स, फाइंड द मिनिमम फोर्स प्लेस्ड बिटवीन, प्लेस्ड, ठीक है, बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस, प्लेस्ड एट 1 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, प्लेस्ड एट 1 मीटर बिटवीन टू चार्जेस। क्लियर हो गया सभी को? व्हाट इज द क्वेश्चन हियर कि फाइंड द मिनिमम फोर्स प्लेस्ड एट 1 मीटर बिटवीन टू चार्जेस। फोर्स का फॉर्मूला सिंपल हमने क्या पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर 1 मीटर मेंशन है। व्हाट इज 1 मीटर? यू नो वेरी वेल, दिस इज द वैल्यू ऑफ R, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ फोर्स? Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू K। अब आपको K तो चलो वेल नोन है, वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है, R भी गिवन है, पर टेंशन कई बात की यहाँ पर, टेंशन एक बात की है कि यहाँ पर आपको Q1 Q2 की वैल्यू पता नहीं है। ट्राई करें, अगर आप कर पाए तो इसको ट्राई करके देखें। बड़ा ट्रिकी है, बहुत छोटा, बहुत खोटा, बहुत मोटा क्वेश्चन है, ट्राई करें इसको। Q1 Q2 समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, हमें सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है फोर्स का, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सोचो सोचो Q1 Q2 के बारे में। R हमें 1 मीटर पता है यहाँ पर Q1 Q2 पता नहीं है, दिमाग लगाइए। अब एक चीज मैं आपको बोलूं, इसमें थोड़ा सा ना एक वर्ड ऐसा जो बड़ा ऑड सा है, बड़ी ऑड टर्म है वो, और ऑड टर्म क्या है? मिनिमम, ठीक है। यानी यहां पर सिंपल आपसे फोर्स नहीं पूछा गया, यहां से आप पर मिनिमम फोर्स पूछा गया कि व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो ये मिनिमम वर्ड ही डिसाइड करेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2, यानी किसी भी चार्ज के दो चार्ज के बीच के फोर्स को अगर आपको मिनिमाइज करना है तो उसकी तो ये क्राइटेरिया है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम कर दो या डिस्टेंस को बढ़ा दो। पर डिस्टेंस तो फिक्स है 1 मीटर, दैट मीन्स हमें अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम Q1 Q2 को क्या लेंगे। Q1 Q2 ऐसा लें कि वो उनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो कम से कम हो, और सबसे मिनिमम, सबसे छोटा चार्ज हमारे लिए जो होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो होता है एक इलेक्ट्रॉन। मिनिमम फोर्स अगर आपको निकालना है तो यहां पर जो Q1 Q2 की वैल्यू हो जाएगी, Q1 की वैल्यू भी 1.6 और 10⁻⁻19 और Q2 की वैल्यू भी 1.6 और -19। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, अब डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए 1.6 ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू 4? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स हियर? इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं 9 × 10⁻9, 1.6 -19, 1.6 -19 और सिंपल 1 स्क्वायर। तो बड़े आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स? 9, 1.6, 1.6 कितना हो जाएगा? सोच के देखो जल्दी से फटाफट, ठीक है। मल्टीप्लाई पावर 19 कितना हो? 38 -9, दिस टेंस टू द पावर -29।
मल्टीप्लाई कर दें आप, कितना आने वाला है आपके पास 9 इंटू, ठीक है 1.6, 1.6 कितना होता है जल्दी देखो फटाफट आप लोग, 1.6 कितना होता है, दैट इज 2.56, कर सकते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 54, ठीक है 5 और ये 23 न्यूटन। कर सकते हैं हम सभी, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें डिसाइड करना था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू एंड क्यू टू। थोड़ा फास्ट नोट करें, हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे अपने लेक्चर के अंदर, बेसिक चीजों को जल्दी जल्दी डिस्कस करें। कर सकते हैं सभी, देख लीजिए नोट। अगर हम इसी में बात करें, बहुत छोटा सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपको दे दूं कि एक चार्ज दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस है 1 मीटर, तो आपसे बोला जाए फोर्स बताओ, तो सिंपल 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1 इंटू -6, 2 इंटू -6, और नीचे क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और न्यूटन। कर सकते हैं सॉल्व, जवाब क्या आएगा यस। तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े छोटे होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपको करना आना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने अगर आपको सिंपल बोला कि अब एक चीज माइंड में रखने वाली बात है, जैसे मैंने आपसे बोला कि यहां पर 2 पॉइंट चार्जेस चाहिए, बट अगर हम पॉइंट चार्जेस की जगह पर सपोज हम 2 स्फीयर्स को कंसीडर करते हैं, जो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, इनिशियल चार्जेस गिवन है, पर्टिकुलर सेपरेशन गिवन है, और आपसे बोला जाए कि दोनों के बीच का फोर्स निकालो, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन यहां पर हम स्फेरिकल चार्ज को भी एक ट्रीट करते हैं, डील करते हैं पॉइंट चार्ज की तरह, ठीक है। ये बात आगे हम जब हम पढ़ेंगे गॉस लॉ वगैरह उसके अंदर, तो इस बात को गहराई से समझ सकते हैं, बट एक्चुअली हमें सिंपल याद रखना है। जैसे ग्रेविटेशनल आपने चैप्टर पढ़ा हो 11th के अंदर, तो वहां पर भी हमने चीज देखा था कि स्फेरिकल बॉडीज हो या पॉइंट मासेस हो, दोनों के लिए वो फोर्स का फॉर्मूला Gm1m2/r² एप्लीकेबल होता है। एज इट इज यहां पर भी स्फेरिकल चार्ज हो या पॉइंट चार्ज हो, स्फेरिकल चार्ज को भी हम पॉइंट चार्ज ही कंसीडर करते हैं। क्लियर। तो अगर मैंने आपसे बोला कि 2 स्फीयर्स है, स्फीयर ए है, स्फीयर बी है, क्लियर। अब इस पे इनिशियल चार्ज दिया हुआ है सपोज 10 माइक्रोकूलम, इस पे इनिशियल चार्ज आपके पास दिया हुआ है सपोज -6 माइक्रोकूलम, कोई स्फीयर सी दिया हुआ है आपके पास, इस पे इनिशियल चार्ज दिया हुआ है सपोज आपके पास 8 माइक्रोकूलम, ठीक। अब हमने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया, इन दोनों स्फीयर्स को टच करा दिया। क्या करा दिया, दोनों स्फीयर्स को हमने, ये ए ये बी दोनों को टच कराया, और आफ्टर सम टाइम हमने दोनों को सेपरेट कर दिया, ये ए और ये बी। एज इट इज हमने क्या किया, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, अब हमने बी और सी को टच करा दिया, ठीक है। अब हमने जो टच कराया है, ये किसको टच कराया है, सिंपल बी और सी को हमने टच कराया है, ठीक है। सपोज दिस इज बी और दिस इज सी, दोनों को हमने आफ्टर सम टाइम सेपरेट कर दिया, बी और सी दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। क्लियर हो गया यहां तक। अब इसके बाद हमने ये यूज किया, यहां जो ये बी है वो बी ये वाला है, बट यहां जो बी है वो बी आप देख पा रहे हो कि ये बी एज इट इज ये वाला है। अब इसको सेपरेट करके ये बन गया, अब ये जो बी आएगा ये बी ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये बी ये वाला। हमने इसके बाद इसको यूज किया, बट ये सी तो वही है एज इट इज वो वाला। क्लियर हो गया। इसके बाद हमने इस कंडीशन को यूज किया है, ये बात क्लियर है सभी को। अब हम क्या करें, ठीक है, अब हम क्या करें, नाउ स्फीयर्स, ठीक है, ए एंड सी आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, फाइंड नेट फोर्स बिटवीन ए एंड सी। क्या कैलकुलेट कर ले हम लोग, नेट फोर्स। तो हमने क्या किया, मैंने थोड़ा सा इसको एक दो कंसेप्ट्स को मिक्स करके ये प्रॉब्लम आपको दी हुई है कि 3 स्फीयर्स आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, तीनों के तीनों आइडेंटिकल हैं, ए बी सी इनिशियल चार्जेस हैं। अब ये आइडेंटिकल चार्जेस, इनिशियल चार्जेस अलग अलग है, इसका मतलब सब पे पोटेंशियल अलग अलग, और जब टच करा रहे हैं तो दैट मींस किसकी फील आई, सोचो सोचो, किसकी याद आ रही है, नहीं याद आ रही, मैं याद दिला दूं, कंडक्शन की याद आ रही है।
यानी जब दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हो, इनिशियल चार्जेस अलग अलग हों, तो दोनों को टच कराए या कनेक्ट कराए किसी मेटेलिक वायर के थ्रू, तो क्या होता है, कंडक्शन होता है। कंडक्शन के बाद अगर इनिशियल चार्जेस इसमें 10 माइक्रोकूलम है, इस पे -6 माइक्रोकूलम है, तो कंडक्शन के बाद चार्जेस याद करो Q1 Q2 Q1 प्लस Q2 बाय 2, यानी वो हो जाएगा 10 - 6 बाय 0.2 भी रिमेंबर, Q1 प्लस Q2 को प्लस ही नहीं करना है, साइन के अकॉर्डिंग उसे पुट करना है। 10 - 6 बाय 2 दैट विल बी 2 माइक्रोकूलम, और इस पे भी एज इट इज ही आएगा, ये हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम। क्लियर? अब हमने किसको टच कराया, बी एंड सी को टच कराया। जब हम बी और सी को, तो ये बी जो है वो ये वाला नहीं है, ये वाला बी, क्योंकि इसके बाद हमने इस केस को लिखा है, ठीक है। तो एज इट इज ये बी आप क्या लिखोगे, 2 माइक्रोकूलम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन सी, 8 माइक्रोकूलम। अगेन आइडेंटिकल, चार्जेस अलग अलग, कंडक्शन शुरू होगा, कंडक्शन जब खत्म होगा तो चार्जेस Q1 प्लस Q2 बाय 2, यानी 2 प्लस 8 अपॉन 2 दैट इज 5 माइक्रोकूलम, और इस पे भी 2 प्लस 8 बाय 2 दैट इज 5 माइक्रोकूलम। तो आपसे क्या पूछा गया है, नाउ स्फीयर्स ए एंड सी आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। फाइनली ए और सी को कितने से सेपरेट कर दिया, 1 मीटर से। तो दोनों के बीच का नेट फोर्स बताना है आपको। तो हम मान लेते हैं कि स्फीयर ए और ये स्फीयर सी, दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, 1 मीटर। और ए पर फाइनल चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम, सी पर फाइनल चार्ज कितना है, 5 माइक्रोकूलम। तो फोर्स क्या लिख दोगे, 9 × 10⁹, 2 × -6, 5 × -6, और नीचे 1 का स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये -6 क्यों लग रहा है, माइक्रोकूलम के लिए, ये भी माइक्रोकूलम और ये भी माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रो में कितने मीटर, 10⁻⁻6 मीटर, या कूलम में -6 कूलम। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट हम लोग। क्या आने वाला आंसर चेक कर लो, 18 5 ज़ा 90, और ये 12 यानी -3, यानी 90 × -3। You can write as it is simple, that is 9 × -2 Newton. That is the final answer. तो क्लियर हो गया सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से, इसे आप आराम से पोज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन से, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं करा रहा हूं, बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आपके कंसेप्ट को बेसिक से लेकर बहुत हाई लेवल तक जाने वाले हैं। तो नोट कर लीजिए आप फटाफट। क्लियर हो गया आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से? आगे प्रोसीड करें, वेल डन, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे। अगर आप पे डायरेक्टली Q1 Q2 की वैल्यू गिवन है, सेपरेशन गिवन है, आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, या अलग अलग पॉइंट चार्जेस फेयर्स दिए हुए, इनिशियल चार्जेस पता है, ठीक है। कंडक्शन के बाद टच कराएं, वायर से कनेक्ट करें, सेपरेट कर दें, ठीक है। तो फाइनल चार्जेस को कैलकुलेट करके Q1 प्लस Q2 बाय 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स के लिए, तो आप वहां से भी फोर्स का फॉर्मूला लगा के आराम से नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। देखिए इस तरह के फर्स्ट वेराइटीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। पर कभी कभी इसमें और भी वेराइटीज आती हैं, आगे हम उस वेराइटीज के ऊपर प्रोसीड कर रहे हैं। अब 1 बाय 1 हम, मेरा जो टाइप ऑफ लेक्चर है पढ़ाने का, हमारा मेन मोटिव ये रहेगा हमारे लेक्चर्स में कि हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, ताकि एक एक टॉपिक पे आप कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए। क्लियर? चलिए इसी फोर्स में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। Second type of problem, we are now going to discuss the basic pendulum problem. क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? Pendulum problems. Our main topic is pendulum problems. Pendulum problems. घबराने का नहीं, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं घबराने का। आई एम हियर फॉर यू ओनली। क्लियर? चलिए पेंडुलम प्रॉब्लम्स। अब थोड़ा सा हम अगर रिकॉल करें 11th क्लास में जाएं तो हमने पढ़ा होगा टाइप ऑफ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल स्ट्रिंग होती है, उसमें बॉब को सस्पेंड करा देते हैं, ठीक है। बट 11th क्लास में हमने वहां पे टाइम पीरियड वगैरह फाइंड किए थे। रिकॉल करो, याद करो, 2π√L/G
2 पाई रूट में m बाय के, याद है ना स्प्रिंग, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, तो ट्राई कर रहा था याद आ जाए। पेंडुलम प्रॉब्लम्स, तो हम वहां पर 11th में हम सिर्फ बॉब का मास कंसीडर करते थे कि स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग लेते थे और बॉब का मास लेते थे, तो वहां से टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करते थे। बट एक्चुअली यहां पर हम जो करने जा रहे हैं, यहां पर एक चीज एडिशनली ऐड हो जाएगी बॉब के साथ, कि उस बॉब के पास मास तो होगा ही होगा, मास के साथ साथ उसके पास चार्ज भी होगा, क्लियर? यानी यहां पर मास की वजह से जो फोर्स लगता था m/g, उसे वेट ऑफ दैट बॉब भी कहते थे, यहां पर एक एडिशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से लगना शुरू हो जाएगा। तो कुछ एडिशनल बातें यहां पर हम ऐड करने जा रहे हैं, ठीक? चलिए, सपोज अगर हम बात कर रहे हैं कि वी हैव टू पेंडुलम्स, we have two pendulums, ठीक है? Suppose both have a simple mass m and mass m, charge q, और इसके पास भी चार्ज कितना है q, ठीक है? तो मास mq, इस पे मास m, चार्ज q, मास m, चार्ज q, ठीक है? Now the angle of suspension from vertical line is theta and also here theta. And the separation, let the length of this string is L and the length of this string is also L, ठीक है? अब मैं यहां पे आपसे एक बात कह रहा हूं कि ये जो दोनों पेंडुलम्स हैं, अगर मैं 11th क्लास की बात करूं, सपोज ये कोई भी मार्कर है, जैसे मार्कर को मैंने ऐसे कर रखा है, ठीक है? अभी अगर फ्रीली सस्पेंडेड है, अभी यहां पर मान लो कोई सस्पेंशन पॉइंट लगा दिया, अभी फ्रीली अगर सस्पेंड है तो अगर इसे रिलीज कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा ऑटोमेटिक, थोड़ा सा आगे भी जा सकता है अगर बॉब ज्यादा हैवी होगा तो। नहीं, यहां पर क्या हुआ, अगर हम फ्रीली छोड़ दें तो बॉब यहां रुकेगा नहीं, बॉब ऐसे हो जाएगा अपने आप, क्लियर? सिंगल है, अगर दो बॉब को भी ऐसे सस्पेंड कर दिया जाए, दो मार्कर्स हैं, अगर दोनों को ऐसे करा जाए, सिंपल इनके पास मास है, कोई चार्ज वगैरह नहीं, सिर्फ मास है, तो ऐसे की जगह हो सकता है दोनों ऐसे हो जाए, क्योंकि इसमें कोई ऐसा रिपल्शन नहीं होगा, क्योंकि चार्ज नहीं है, सिर्फ मास है। बट यानी यहां पर ये दोनों जो पेंडुलम्स हैं, जो दोनों जो पेंडुलम है, ये इक्विलिब्रियम पर यानी रेस्ट पर नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऐसे हो जाएंगे, ठीक है? बट यहां अगर हम देखें, मैं आपसे बोलने जा रहा हूं कि बोथ द पेंडुलम्स, आपसे बोला गया यहां पर कि बोथ द पेंडुलम्स, ठीक है, आर एट इक्विलिब्रियम। दोनों के दोनों पेंडुलम्स किस पर है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस व्हाट? समझने वाला पॉइंट है इक्विलिब्रियम। सपोज मैं बोलूं कि मैं इक्विलिब्रियम पर हूं, दुनिया में कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम पर कब होती है? इक्विलिब्रियम मींस देसी भाषा में रेस्ट, वो रुकी हुई है। तो कोई भी बॉडी कंप्लीटली एट रेस्ट पर कैसे होती है? नाम सुना है सबने फोर्स का? क्या नाम सुना है सबने टॉर्क का? याद करो, याद आया तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। कोई भी बॉडी, सपोज मैं बोलूं कि मेरे ऊपर मैं रेस्ट पर हूं, तो क्या मेरे ऊपर नेट फोर्स 0 है या नेट टॉर्क 0 है? मैं आपको देसी भाषा में बता दूं कि फोर्स वो है जो बॉडी को चलाता है, क्या करता है? मूव करता है, चलाता है। और टॉर्क वो है जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, जो बॉडी को चलाता नहीं है। अगर ओनली टॉर्क काम कर रहा है तो चलेगी नहीं, क्या करेगी? सिर्फ घूमेगी। तो फोर्स इज दैट टर्म विच क्या करती है? मेक्स बॉडी मूव अहेड। पर टॉर्क क्या है? जो घुमाएगा, रोटेट करेगा। तो कोई भी बॉडी रेस्ट पर कब होती है? जब उस पर फोर्स 0 होता है, या टॉर्क 0 होता है, या दोनों 0 होते हैं। सोचो सोचो, कोई बॉडी रेस्ट पर कब होगी? जब वो चलेगी नहीं या घूमेगी नहीं या दोनों काम नहीं करेगी। यस, दोनों काम नहीं करेगी। नहीं, कोई बॉडी रेस्ट पर जब होती है जब उस पर नेट फोर्स भी 0 होता है और नेट टॉर्क भी 0 होता है। नेट फोर्स जो 0 होता है तो वो ईच एंड एवरी डायरेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए और वर्टिकल में भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो वो बॉडी कंप्लीटली एट रेस्ट यानी इक्विलिब्रियम पे पाई जाती है। तो फॉर इक्विलिब्रियम, रिमेंबर इट ऑलवेज, फॉर इक्विलिब्रियम, किसी भी सिस्टम के इक्विलिब्रियम पर होने के लिए नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए? 0। एंड नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए? 0। एक इंडिविजुअल टर्म के 0 होने से इक्विलिब्रियम पर होती नहीं है। क्लियर? दोनों बातों को 0 होनी नहीं। अब मैंने आपसे बोला दोनों पेंडुलम इक्विलिब्रियम पर, इसका मतलब क्या हो गया? सिंपली कि ये दोनों पेंडुलम जैसे ऐसे हैं तो ये यहां से हिल नहीं रही है, ऐसे के ऐसे हैं। पर 11th में अगर सिर्फ मास होता था तो ये ऐसे हो जाते हैं।
होता, बट यहां पर नहीं हो पा रहे। तो यहां पर क्यों नहीं हो पा रहे ऐसे, क्यों दोनों रुक गए? क्योंकि मैंने बोला इक्विलिब्रियम पे, इसका मतलब हिल नहीं रहे। इसका मतलब अब जो mg लग रहा है, जो m इंटू जी लग रहा है, जो वेट है इन दोनों पेंडुलम का, बोब का, वो एक्चुअली इनको अटैक कर रहा है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट ऐसा कौन सा फोर्स है जो इनको रोक के रखा है किसी सेपरेशन में? दैट इज द, यू कैन कंसीडर ऑल्सो। आगे चेक करते हैं हम कि हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। चलिए, तो अब हमें करना क्या होगा, यहां से कुछ टर्म्स आपसे पूछ सकता है, लाइक आपसे क्या पूछ सकता है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू पेंडुलम्स, या स्ट्रिंग लगी है, मास को सस्पेंड कर रखा है, तो स्ट्रिंग में क्या डेवलप हो जाएगी? टेंशन। तो आपसे वो टेंशन भी पूछ सकता है, या आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द बोथ पेंडुलम्स आर एट इक्विलिब्रियम, की दोनों किस पर आ जाए? कुछ भी पूछ सकता है, टेंशन पूछ सकता है, थीटा पूछ सकता है, ठीक है। तो आपसे पूछूं यहाँ पे क्या क्या बातें आपसे पूछी जा सकती है? टेंशन इन स्ट्रिंग, आपसे स्ट्रिंग में टेंशन पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है? वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वो वैल्यू बताएं जिस पर दोनों पेंडुलम्स किस पर आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे, ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। दोनों के बीच में क्या पूछ सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछ सकता है आपसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कुछ भी आपसे पूछ सकता है वो टेंशन पर। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ भी एक पूछेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ दूसरी टर्म आपको गिवन होगी यहां से, क्लियर। चलिए हम समझते हैं आगे। अब हम क्या करें, किसी एक पेंडुलम को ले लेते हैं, ठीक है। एक पेंडुलम को चेक करते हैं इस पे कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं। मैं यूनिवर्सल फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं पेंडुलम प्रॉब्लम के लिए, कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला हर पेंडुलम प्रॉब्लम में यूज होता है, ठीक है। तो हम इसमें दोनों पेंडुलम ना लेकर एक सिंगल पेंडुलम ले लेते हैं, उसे हम बोलते हैं एफबीडी डायग्राम। क्या बोलते हैं? एफबीडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम किसी एक सिंगल पेंडुलम को ले लेते हैं और उसका एफबीडी बना देते हैं। एफबीडी का मींस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी और सिस्टम, ठीक है। तो इस पेंडुलम पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं? सबसे पहले नेचर की देन, दैट इज mg, और अलोंग द स्ट्रिंग क्या काम कर रहा होगा? टेंशन। और ये पेंडुलम पे भी क्यू चार्ज, ये भी क्यू चार्ज, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो ये वाला पेंडुलम, ये वाली बॉब इसको क्या कर रही होगी? पास बुला रही होगी या दूर भगा रही होगी। तो ये बॉब इसकी दुश्मन है या इसकी दोस्त है? चेक करके देखो, दूर भगा रही है क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। तो ये बॉब इसकी दुश्मन है, इसको दूर भगा रही है, क्लियर। यानी इस बॉब की रिपल्सिव फोर्स की वजह से इस बॉब पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा और वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, दैट इज एफ। तीनों फोर्स क्लियर। तो ही आगे बढ़ूंगा, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जाए, क्लियर। चलिए, टेंशन mg और ये। अब यहां पर कौन सा ऐसा फोर्स है जो वर्टिकल है? mg। कौन सा ऐसा फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल है? F। और ऐसा कौन सा फोर्स है जो आपके दिमाग को हिला रहा है? वो है टेंशन। ना वो हॉरिजॉन्टल है ना वो वर्टिकल है। तो हम मेरे दिमाग को जो भी हिला देता है उसको हिला दे। हमें क्या करना है, अब जो भी फोर्स किसी एंगल पर है उसको दोनों डायरेक्शंस में कंपोनेंट्स को ब्रेक करने, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी, और वो है टेंशन। तो अगर हम टेंशन का एक कंपोनेंट करेंगे, ये एंगल थीटा है, तो इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एंगल भी कितना आएगा? थीटा। तो इसका सिंपल, अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करेंगे तो दैट विल बी टी साइन थीटा, और दिस कंपोनेंट इज टी कॉस थीटा। और हमने बहुत प्यारे से शब्दों में लिखा है कि पेंडुलम किस पर है? इक्विलिब्रियम पर। और कब? जब टॉर्क भी जीरो और फोर्स भी जीरो। तो टॉर्क तो जीरो है। अब फोर्स, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब हॉरिजॉन्टल में भी फोर्स जीरो और वर्टिकल में भी फोर्स जीरो। हॉरिजॉन्टल में कितने फोर्स काम कर रहे हैं? जल्दी देखो, टी साइन थीटा और एफ, एक लेफ्ट और एक राइट। नेट फोर्स जीरो कब होगा? हॉरिजॉन्टल में, जब ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। वर्टिकल में अपवर्ड क्या है? टी कॉस थीटा। डाउनवर्ड क्या है? mg। वर्टिकल में नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब ये दोनों क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि अपोजिट तो ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हम सिंपल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बड़े आराम से? हियर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो टी साइन थीटा होना चाहिए, दिस मस्ट बी इज इक्वल्स टू एफ एंड टी कॉस थीटा होना चाहिए इज इक्वल्स टू mg। अब डिपेंड करता है कि क्या फाइंड करना है, टेंशन या थीटा। अगर सपोज मुझे टेंशन फाइंड करना है तो इन दोनों इक्वेशन से, दोनों रिलेशन से हमारा टारगेट क्या है? टेंशन को बचाना है और थीटा को हटाना है। अगेन दोबारा सुने, टेंशन को बचाना है और थीटा को हटाना है। तो बहुत बचपन में आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हम क्या कर दें? दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके क्या कर दें? सम। तो ये बचेगा टी स्क्वायर
ये बचेगा Fe स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। तो टेंशन की वैल्यू सिंपल आपके पास आ गई Fe स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। क्लियर होगा सभी को? समझ में आ चुका है? तो नोट करें। अब अगर मुझे फाइंड करना हो थीटा, अब हमारा टारगेट देखो, ध्यान से सुनो, टारगेट चेंज हो चुका है। अब इन दोनों रिलेशन से क्या टारगेट हो गया है कि टेंशन को हटाना है और थीटा को बचाना है। टारगेट नाउ चेंज, टेंशन को हटाना है और थीटा को बचाना है। तो सिंपल, बहुत आसान सा, टेंशन को हटाना है तो हटाने का मतलब कुछ नहीं करना पंगेबाजी, डायरेक्ट डिवाइड कर दो। तो हम क्या करें, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो टी से टी कैंसिल, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और Fe बाय mg। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला फॉर पेंडुलम प्रॉब्लम्स। बहुत मैक्सिमम 90 to 95, 99% क्वेश्चंस में ये सिंगल फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आता है। ऐसा मान के चलो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, पेंडुलम प्रॉब्लम्स में इस फॉर्मूले के बिना होना पॉसिबल नहीं है। और वो कब अप्लाई होगा, जब दोनों इक्विलिब्रियम पर होंगे। दैट इज फॉर्मूला इज tan थीटा इज इक्वल्स टू Fe बाय mg। अब आप सोच रहे होंगे Fe कैसे निकालूं, Fe तो परेशान काहे हो रहे हो, बड़े आराम से Fe आ सकता है। आप अगर ये डिस्टेंस निकाल पाए तो बड़े आराम से Fe आ जाएगा, नहीं आ जाएगा आपके पास Fe। अब ये अगर L है, ये थीटा है, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़े आराम से आप लगा सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा करके। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर, ये साइन, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। तो अगर मैं बात करूं ये डिस्टेंस अगर आप देखें तो ये क्या आएगा, L साइन थीटा, और ये भी क्या आएगा, L साइन थीटा। नहीं समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आप लोगों ने? चलो इसे पहले नोट करो, फिर मैं समझा देता हूं वो कैसे है। पोज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, ध्यान से। क्लियर हो गया? अब हमने क्या देखा था थर्ड पार्ट में, अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना हो तो ये भी थीटा, ये एंगल क्या दिया हुआ था आपके पास, थीटा, ये एल और ये एल। तो ट्रायंगल को बड़े ध्यान से देखे, इतने ट्रायंगल को, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अगर इसको एक्स लेट कर लिया जाए तो सिंपल आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस ट्राइंगल में हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, अगर ये एक्स है, एक्स बाय एल, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल साइन थीटा। एज इट इज ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, एल साइन थीटा। तो अगर मुझे दोनों के बीच का फोर्स निकालना हो, एफ ई निकालना हो, तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर हो पा रहा है सभी को? समझ में आया? तो यहां से डायरेक्टली वैल्यू निकाल के जो टेंशन का फॉर्मूला था Fe स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, वहां पर Fe की वैल्यू पुट करके आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो तीनों बातें क्लियर हुई ढंग से। टेंशन कैसे निकालनी है, ठीक है, थीटा, tan थीटा का थीटा कैसे फाइंड करना है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन कैसे फाइंड करना है दो पेंडुलम्स के केस में। ठीक है, लिख लीजिए फास्ट, आप लोग उसे नोट कर सकते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर ऑफ नीट से। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सपोज केस 1 आपके पास दिया हुआ है यहां पर कि 2 पेंडुलम्स हैं, there are 2 pendulums given to you। ठीक है, सिंपली 2 पेंडुलम्स हमारे पास दिए हैं। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड है। ठीक है, ये पूरी हाइट आपकी स्लैंट हाइट नहीं दी हुई है, बिल्कुल वर्टिकल हाइट आपके पास दी हुई है। सपोज आपके पास एल गिवन है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये सेपरेशन आपके पास दिया हुआ है आर। ठीक है, दिया हुआ है बोथ आर एट इक्विलिब्रियम, दोनों किस पे रखे गए हैं, इक्विलिब्रियम। यानी जो पीछे फॉर्मूलेज हमने बनाए हैं उनको आप यहां पर यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन।
This is point of suspension. Now we are going to change this point of suspension in case 2. Now this point of suspension, ठीक है, this point of suspension, पहले वाला point of suspension है, इसको हमने L/2 हाइट पर नीचे शिफ्ट कर दिया। कुछ क्लियर हुआ? या आप ऐसा मान के चले कि ये दो आपके पास मार्कर्स हैं, ये दो मार्कर्स इनिशियली ऐसे रखे हुए थे। कैसे रखे हुए थे मार्कर्स? इनिशियली ऐसे रखे हुए थे। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था इनिशियली, ठीक है, ये सेपरेशन R थी। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को जो यहां था, एज इट इज मतलब यहां था, इसको हमने थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दिया ऐसे। अब ग्राउंड तो चेंज नहीं होगा, ग्राउंड तो एज इट इज रहेगा। तो ये मार्कर जो पहले ऐसे थे जो स्ट्रिंग्स थी, अब ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जब L/2 नीचे आएगा तो ये मार्कर्स कुछ ऐसे हो जाएंगे। ऐसे करो, ये ऐसे थे, जब नीचे शिफ्ट करोगे इस पॉइंट को यहां पर और यहां से एक्सटेंड करोगे तो ऐसे की जगह ऐसे हो जाएंगे, यानी जो सेपरेशन है और जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? अब ये पेंडुलम्स कुछ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे हो जाएंगे। अब सेपरेशन सपोज R' हो, दिस डिस्टेंस इज R' और आपको यही बताना है। एज इट इज मास m चार्ज q, मास m चार्ज q, मास m चार्ज q और मास m और चार्ज q, ये आपके पास दिया हुआ, ठीक है। अब आपको ये सेपरेशन बतानी है कि अब नाउ फाइंड R' इन टर्म्स ऑफ R। R' को किसकी टर्म में निकालना है? R की टर्म में आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसमें भी बोथ पेंडुलम्स आर एट इक्विलिब्रियम, ये भी गिवन है, इसमें भी दोनों पेंडुलम्स किस पे रखे गए हैं? इक्विलिब्रियम। ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन और ये भी। आप ध्यान से देखेंगे, अगर केस 1 फ्रॉम केस 1 टू केस 2 तो कौन कौन सी टर्म्स चेंज हुई है? सबसे पहले ये एंगल चेंज हुआ है और ये सेपरेशन चेंज हुई है। mg चेंज नहीं हुआ, mg यहां पर भी mg था, mg यहां पर भी mg है, पर ये डिस्टेंस चेंज होने से जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब भी पेंडुलम्स इक्विलिब्रियम पर होंगे तो आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो मैक्सिमम यूज होता है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू Fe/mg, और मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में यूज होता है। तो अगर हम लैग कर ले यहां पर, ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को आप आराम से स्क्रीन को पोज करके कर लिए सभी ने नोट। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसका आंसर फास्ट, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। हम बात कर रहे हैं केस 1 से, फ्रॉम केस 1। केस 1 आपके पास कुछ ऐसा था, ठीक है, ये केस 1 था हमारे पास। लेट कर लेते हैं एंगल थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा। अब मास वास तो m q, इसका भी मास m और q, डिस्टेंस कितनी थी? r। क्लियर? तो यहां पर आप बड़े आराम से लिख सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल्स टू Fe/mg। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, थीटा थीटा है और mm है और Fe है, ठीक है। और इस Fe की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? अब हम क्या करें, यहां से Fe की वैल्यू निकाल लेते हैं और tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं और दोनों वैल्यू जिसमें रख तो एक रिलेशन आपके सामने बन जाएगा। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बेस पूरा एज इट इज आपको L दिया हुआ है, ध्यान से देखें, पीछे दिया हुआ है L आपके पास। ये पूरा R है, ये थीटा, एंगल सेम तो साइड भी सेम, तो ये पूरा R है, तो ये कितना होगा? R/2। ये भी कितना होगा? R/2। तो tan थीटा की वैल्यू जो आएगी आपके पास यहां पर, एंड tan थीटा जो आएगा वो आएगा R/2 अपॉन बेस। बेस क्या है? L, ठीक है। और Fe क्या आएगा आपका यहां पर? K Q इंटू Q, यानी Q स्क्वायर और नीचे R स्क्वायर, ठीक है। देन फाइनली आप क्या लिख सकते हैं यहां पर? R/2L इज इक्वल्स टू KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, यानी R की Q अपॉन 2L is equals to KQ square. This is the first relation. देख सकते हैं सभी लोग, सबकी समझ में आया? एज इट इज हम रिपीट करेंगे फ्रॉम केस 2 से, ठीक है, फ्रॉम केस 2 एज इट इज। अब केस 2 में क्या था, ध्यान से देखो, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो आपने लिया था, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन शिफ्ट हो गया थोड़ा सा नीचे,
ये डिस्टेंस क्या हो गई r डैश, तो ये क्या हो जाएगा r डैश बाय 2, ये भी क्या हो जाएगा r डैश बाय 2। ये जो हाइट अब बचेगी ये l बाय 2 है, तो ये भी क्या बचेगी l बाय 2। लेट करो थीटा डैश, और ये भी क्या हो गया थीटा डैश। तो यहां पर भी टेन थीटा डैश, यहां पर हम लिखेंगे टेन थीटा डैश, वो हो जाएगा एफ ई डैश बाय एम जी, क्योंकि यहां से यहां तक एक तो थीटा चेंज हुआ है और डिस्टेंस चेंज होने से ये एफ ई यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी क्या हो गया चेंज हो गया है। तो यहाँ टेन थीटा डैश की वैल्यू, अब ये बेस कितना है l बाय 2, वहां पर कितना था l, और ये डिस्टेंस पहले r था, अभी r डैश बाय 2, तो टेन थीटा को लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन ये परपेंडिकुलर, और बेस कितना है l बाय 2। एफ ई क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन r डैश का स्क्वायर और नीचे इंटू एम जी। लिख सकते हैं सभी लोग, तो बाय 2 से बाय 2 कैंसिल, ये r डैश स्क्वायर, ये r डैश, तो कितना हो जाएगा r डैश की क्यूब। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए जल्दी से। क्लियर हो गया, तो ये r डैश और r डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा r डैश की क्यूब अपॉन सिंपल l, और ये के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी लिख सकते हैं। क्लियर, अब ध्यान से देखिए पीछे भी शायद वो नीचे एम जी मिस हो गया था, तो वहां पर आप नीचे जो लिखा था हमने रिलेशन 1 में, ठीक है ना, r की क्यूब अपॉन 2l, और यहाँ पर के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी आ जाएगा नीचे, उसे आप ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसमें भी आप एम जी नोट कर लेना, नीचे वाले पार्ट 1 के अंदर एम जी मिस हो गया था, ठीक है। चलिए अब इसे हम मान लेते हैं 2 है। अब हमें देखो ये भी किसकी वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी की, और जो पहले वाला पार्ट था वो भी किसकी वैल्यू थी के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी की। तो अगर हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को देखें, फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम देखें और दोनों को हम कर देते हैं डिवाइड, तो फर्स्ट क्या था, या हम ऐसा लिख दें सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो सेकंड r डैश की क्यूब अपॉन l, और फर्स्ट था r की क्यूब अपॉन 2l, लिख सकते हैं। ऐसे ही यहां पर ये भी के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी, वो भी के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई एम जी मिस था, तो एम जी को आप लिख लीजिएगा, एम जी वहां नोट कर लीजिएगा, मिस हो गया था। अब यहाँ एल से एल कैंसिल, तो आपके पास r डैश की क्यूब आएगा r क्यूब बाय 2, तो r डैश आएगा r क्यूब बाय 2 की पावर 1 बाय 3, तो r डैश आ जाएगा r अपॉन 2 टू दी पावर 1 बाय 3। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बहुत हद तक किस तरीके से पेंडुलम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो बेसिक क्राइटेरिया है कि हाउ टू सॉल्व द पेंडुलम प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसमें हम 1-2 वैरायटीज और करेंगे अच्छी। लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम यहीं पे रोकते हैं। इसके बाद 1-2 प्रॉब्लम्स और करेंगे, फिर जितनी भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है फोर्स के अंदर उसे हम सब डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो इंतजार करिए नेक्स्ट लेक्चर का, ऐसे ही बहुत बेहतरीन वीडियोस के साथ आपके पास मिलता रहूंगा, लगातार आता रहूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।